मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी यश। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार कर रही हैं और सभी पार्टियां लोग लुभावने वादे जो है जनता से कर रही है। इसी क्रम में राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कल दिल्ली एम्स का दौरा किया, जहां उन्होंने मरीजों का हालचाल जाना और उनकी जो भी परेशानियां थी उन्हें सुना और साथ में यह आश्वासन भी दिया कि उनकी जो भी परेशानियां हैं वो उन्हें सॉल्व करेंगे। और इसी के साथ उन्होंने केंद्र और आम आदमी पार्टी पर भी सवाल उठाया कि इतनी सर्दी में जो मरीज हैं अस्पताल के बाहर किस तरीके से सो रहे हैं। यश, क्या कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी अब लगातार आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार पर हमलावर है और इस बीच उन्होंने दिल्ली एम्स का दौरा किया, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि राहुल गांधी की कह सकते हैं कि शख्सियत यही है कि वो लगातार अचानक से दौरा करते हैं और कई ऐसे लोगों से मुलाकात करते हैं, उनकी परेशानियों को जानते हैं। और इस बीच दिल्ली चुनाव के बीच में उन्होंने दिल्ली एम्स का दौरा किया। क्या लगता है कि इस दौरे से दिल्ली चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा? जी धन्यवाद मानसी। देखिए, ये दौर जिसमें जो तमाम पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें और भी दलों की बात करें, वो जब पुराने ढर्रे की ही राजनीति कर रही है, ऐसे में राहुल गांधी एक नए कलेवर की राजनीति लेकर आए हैं। और उसका उदाहरण हमने हाल ही में बहुत सारे मौकों पर देखा, जब वो किसी मोची से अचानक मिलने पहुंच जाते हैं या किसी सैलून में अचानक से पहुंच जाते हैं। ऐसे सैलून जहां पे एक आम कारगर, एक आम जो मजदूर है वो पहुंच जाता है, वहां पहुंचते हैं, उसका हाल जानते हैं और उसको जो कमियां हैं, उसको जो सुविधाएं चाहिए जिससे वो अपने काम को और बेहतर कर सकता है, वो सुविधा भी उनको मुहैया करवाते हुए दिखे। चाहे हम रामचरित मोची की बात कर लें, उसको जूते सिलने की एक नई मशीन ला कर दी राहुल गांधी ने, बहुत सारा जो कपड़ा होता है, चमड़ा होता है, वो उपलब्ध कराया। और इसके साथ ही चाहे सब्जी वालों की बात करें, आप दिवाली के समय आप देखिए कि कुम्हारों से मिलने चले गए थे, जो दिए बनाते हैं उनसे डायरेक्ट मिलने के लिए राहुल गांधी चले गए थे। तो एक शब्द पिछले साल काफी प्रचलित हुआ मानसी, डी क्लास होना, और राहुल गांधी ने इस शब्द को एक तरह से चरितार्थ करते हुए दिखाया। आमतौर पर जो एक धारणा बनी हुई थी कि जो राजनेता है वो चुनाव के समय ही नजर आता है और जो एक तरह से चिर परिचित राजनीति हमने देखी है प्रचार होते हुए, वो कहीं ना कहीं हर कोई करते हुए उसको दिखता था। लेकिन आप देखिए, राहुल गांधी कल अचानक ही देर रात ठिठुरती हुई सर्दी में, दिल्ली की सर्दी में, आराम से हम सब अपने घर में सो रहे होते हैं, ऐसे समय में अपने रजाई चादरों में घुसे हुए होते हैं। ऐसे में राहुल गांधी दिल्ली की इस ठिठुरन में बाहर निकलते हैं और दिल्ली एम्स का रुख करते हैं मानसी। इसका जब हम लोग सुबह जागते तो तब हमें पता चलता है कि राहुल गांधी रात को दिल्ली एम्स में थे और मरीजों का हालचाल जान रहे थे। और वहां जाकर उन्होंने जो अव्यवस्था देखी उसका उन्होंने खुलासा किया मानसी। और ना सिर्फ बीजेपी बल्कि आम आदमी पार्टी की भी जो सरकार है उस पर सीधा निशाना साधा है राहुल गांधी ने और बोला है कि ये जो मरीज हैं ये ना सिर्फ दिल्ली से, ना सिर्फ एनसीआर से, बल्कि देश के तमाम राज्यों से, दूर दराज इलाकों से आए हुए हैं। और कोई अकेला है, कोई परिवार के साथ आया है, क्या उनकी आर्थिक स्थिति है पता नहीं। तो क्या जो अस्पताल प्रशासन है उसको ये नहीं मालूम कि एम्स इतना बड़ा अस्पताल है और यहाँ पे इतने सारे मरीज आते हैं नंबर लगाने के लिए, भर्ती होने के लिए, तो उनके लिए कोई उचित व्यवस्था कराई जाए। एक तरह से सड़क पर जो जिस तरीके से जो गरीब होते हैं वो पड़े रहते हैं किनारे फुटपाथ पर, वैसे हाल में वहां मरीज पड़े हुए दिखे, मरीज बैठे हुए दिखे और उन्होंने शिकायत की। और जब राहुल गांधी ने उनकी पर्ची ली, देखा तो उनका नंबर कई सौ, कई हजार के बाद उनका नंबर लगने वाला था कि हम यहाँ तब से बैठे हुए हैं, हमारा नंबर तब लगेगा। उन्हें ना बैठने के लिए बेंच की सुविधा मिल रही है, ना अंदर कोई वार्ड मिल रहा है। यानी आप बीमार होकर भी आप बाहर पड़े हुए हैं, आपको अंदर जगह नहीं मिल रही है, आपका नंबर लगा के आपको बस बैठा दिया जा रहा है। और बाहर इतनी सर्दी है, वहां भी आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं करवा रहा है अस्पताल प्रशासन। तो एक तरह से आपको नजरअंदाज कर रहा है वो। और इतना बड़ा अस्पताल होने के बाद भी इतनी खामियां अगर वहां पे हैं तो सवाल उठने लाजमी है आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी और दिल्ली की केंद्र सरकार पर भी। राहुल गांधी ने जो लिखा सोशल मीडिया पर, इसकी तस्वीरें उन्होंने शेयर की कि मरीजों से, मरीजों के परिजनों से मिल रहे हैं, सबको कोई ना कोई छोटी बड़ी गंभीर बीमारी है और उसके लिए वो लोग वहां पे लाइन लगा के बैठे हैं इस उम्मीद में कि दिल्ली में जो है मोदी जी बोलते हैं कि बदलाव लाएंगे और ये वो, तो दिल्ली के ही अस्पताल में चलते हैं, एम्स में चलते हैं, बड़े अस्पताल में चलते हैं, वहां इलाज होगा। लेकिन जब वो यहां पहुंचते हैं तो यहां की असलियत देखकर वो होता है ना, दूर के ढोल सुहावने, ये ऊंची दुकान फीका पकवान, ये वैसा ही है कि दिल्ली एम्स नाम तो बड़ा है, नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला हो गया कि आप पहुंचे, लेकिन वहां की अव्यवस्था ऐसी है, स्थिति ऐसी दूभर है कि आपको अस्पताल के अंदर पैर रखने के लिए भी घंटों घंटों बाहर वेट करना पड़ रहा है, ना सिर्फ आपको बल्कि आपके परिजनों को भी। तो इसको लेकर आप ये बताइए कि दिल्ली की सर्दी में अगर कोई बुजुर्ग बाहर बैठा हुआ अपने इलाज का वेट कर रहा है और उस ठिठुरती सर्दी में अगर उससे कुछ हो जाए, बीमारी बढ़ जाए या उसका देहांत हो जाए, तब क्या अस्पताल प्रशासन उसकी जिम्मेदारी लेगा? अच्छा, ये भी देखा जाता है कि साथ के साथ मरीज के साथ उसके तीमारदार भी साथ में आते हैं, उनके बैठने तक की व्यवस्था नहीं होती है। यानी कि मरीज को दिखाने के लिए वो आए थे, लेकिन होता क्या है, इंतजार करते करते इस सर्दी में अगर वो बाहर बैठे रहेंगे तो वो भी मरीज ही बन जाएंगे। जी बिल्कुल, किसी की सुध नहीं है, ना मरीजों की, ना मरीजों के साथ जो आए हैं उन्हें लेकर, उनके घर परिवार के लोग, उनके दोस्त जो भी हैं, जो उन्हें साथ लेकर आए, जो उनके कंपेनियन हैं,
उन्हें भी बैठने की कोई सुविधा नहीं। आमतौर पर ऐसा होता है कि मरीज भर्ती होता है और साथ में एक जगह होती है उसके कंपेनियन को रात भर रुकने के लिए, उनका सपोर्ट करने के लिए, नर्स के अलावा। लेकिन यहाँ पे ना तो मरीज की सुध ली जा रही है, ना ही वहां पे जो कंपेनियन है उनकी सुध ली जा रही है। यानी आप बीमार को लेके आए हो और जब लौटोगे तो बीमार के साथ साथ आप खुद भी बीमार होकर लौटोगे और निराश होकर लौटोगे। ये यहाँ पे एक तरह से एम्स जो है सुनिश्चित करता हुआ दिख रहा है। इलाज भले सुनिश्चित हो ना हो, लेकिन आपका बीमार होना जरूर सुनिश्चित हो सकता है। राहुल गांधी ने इस मुलाकात की तस्वीरें शेयर की मानसी, और उन्होंने क्या लिखा कि बीमारी का बोझ, ठिठुरन वाली सर्दी और सरकारी असंवेदनशीलता आज एम्स के बाहर उन मरीजों और उनके परिवारों से मिला जो दूर दराज से इलाज की आस में आए हैं। इलाज की राह में वो सड़कों, फुटपाथ और सबवे पर सोने को मजबूर हैं। ठंडी जमीन, भूख और असुविधाओं के बीच भी बस उम्मीद की एक लौ जलाए बैठे हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से नाकाम है। वही जो बात कही हमने कि अस्पताल में इतनी व्यवस्था ही नहीं है कि जितने मरीजों ने एक तरह से अपनी पर्ची दाखिल की है और वेट कर रहे हैं, उनके लिए बैठने की कोई व्यवस्था हो या कुछ ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित हो कि वो जब वेट कर रहे हैं, जैसे रेलवे स्टेशन में भी एक वेटिंग रूम होता है कि जब तक ट्रेन ना आए आप थोड़ी देर वहां वेट कर सकते हैं। यहाँ तो जान का सवाल है। यहाँ पे आप एक तरह से जान को ताक पे रख रहे हैं और यहाँ किसी की जान चली गई इस ठिठुरन में, किसी बुजुर्ग की या बच्चे की, नवजात की, तब आप क्या करेंगे? आपके ऊपर ज्यादा हो हल्ला होगा। अस्पताल में अगर कोई राजनीतिक दल ज्यादा आंदोलन करेगा मुआवजे के लिए, तो आप एक नाम मात्र का ऊंट के मुंह में जीरा के मुताबिक के माफिक आप एक कोई मुआवजा दे देंगे। दिल्ली सरकार या फिर केंद्र सरकार एक मुआवजा दे देगी, लेकिन उस मुआवजे से जान वापस आएगी क्या? तब उनको संज्ञान में आएगा कि हम इनको बेहतर सुविधा दे सकते थे तो इसकी जान बच सकती थी अगर इसे हम सही समय पर भर्ती कर देते। तो इससे बेहतर तो आप जहां रहते हैं किसी कस्बे में, वहां का स्थानीय अस्पताल ज्यादा बेहतर है कि आप वहां जाएंगे तो तुरंत आपको भर्ती कर लिया जाएगा, आपका इलाज तुरंत ही शुरू हो जाएगा। दिल्ली इतना बड़ा अस्पताल होके भी, दिल्ली एम्स, अगर यहाँ पे आपको एंट्री लेने के लिए घंटों घंटों वेट करना पड़ रहा है और यहाँ आपकी बाहर स्थिति इतनी खराब हो रही है, तो फिर काहे का दिल्ली एम्स? तो यही सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी कि यहाँ पे जो दिल्ली सरकार है और केंद्र सरकार है, दोनों ही एक तरीके से फेल साबित हुए हैं मानसी। इसको लेकर, अच्छा, राहुल गांधी को लेकर एक और है खबर है मानसी कि अभी हाल ही में सीलमपुर में राहुल गांधी ने रैली की थी और ना सिर्फ बीजेपी बल्कि अरविंद केजरीवाल को भी घेरा था। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में जो 10 साल की सरकार चली, वर्तमान में आतिशी सीएम है, तो पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार को और केंद्र की मोदी सरकार को उन्होंने घेरने का काम किया था मानसी। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि अब ये जो लड़ाई है ये और आर पार की होने वाली है, यानी दोनों ही दलों के बीच में एक तरह से तलवारें खींच जाने वाली जो बात है वो होती हुई दिखेगी। 20 जनवरी को राहुल गांधी नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगे संदीप दीक्षित के लिए, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और पूर्व सीएम शीला दीक्षित के पूर्व सीएम के बेटे हैं। और यहां पे परवेश साहिब सिंह वर्मा के जो है साहिब सिंह वर्मा के बेटे, पूर्व सीएम के बेटे, वो भी उतरे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल भी उतरे। यानी कहीं ना कहीं सीएम से तीनों का जुड़ाव है। यानी सबसे इतनी हॉट सीट है नई दिल्ली, कालका जी की बात करें और तमाम सीटों की बात करें तो उसके साथ साथ ये भी एक हॉट सीट है। और यहां जब राहुल गांधी उतरेंगे तो ना सिर्फ बीजेपी बल्कि अरविंद केजरीवाल जो हैं उन पर भी सीधा हमला बोलते हुए दिखेंगे। यानी राहुल गांधी एक तरह से पूरा एक्शन मोड में आ चुके हैं दिल्ली चुनाव को लेकर। सीलमपुर में उन्होंने डेब्यू कर दिया, इसको लेकर एक आगाज किया और वहां पे जो भाषण दिया उससे पता चल रहा था कि किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी है, जो अरविंद केजरीवाल, उन्होंने चुप्पी साध ली थी राहुल गांधी के आरोपों को सुनकर, क्योंकि वो जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए हैं कि केजरीवाल बोल रहे थे भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, दिल्ली से पॉल्यूशन खत्म कर दूंगा, ये सवाल पूछा जाए अरविंद केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, इनके नेता इतने सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इन सवालों का जवाब दें, यही तो पूछा था राहुल गांधी ने। लेकिन इस पर कुछ नहीं बोला उन्होंने। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि अगले दिन सुबह फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और राहुल गांधी के सवालों का जवाब दिया जाएगा केजरीवाल के द्वारा या उनके और कोई नेता के द्वारा, लेकिन इस पर चुप्पी साध रखा उन्होंने, क्योंकि वो जानते हैं अगर राहुल गांधी पे पलटवार करने पे आए तो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे उसमें हम ही फंसते हुए दिखेंगे। तो एक तरह से अब ये जो वार चल पड़ा है दोनों के बीच में, इसकी आग सुलगती हुई अब दिखेगी 20 तारीख को मानसी। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अब दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है आर पार नजर आ रही है। जहां लोकसभा चुनाव में ये लोग एक साथ लड़े थे चुनाव, लेकिन अब विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आप आमने सामने नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कह सकते हैं कि कांग्रेस का मोर्चा संभाल लिया है और वो लगातार तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, दिल्ली की जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और केंद्र और केजरीवाल की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी लगातार जो है चुनाव को लेकर नई नई गारंटियों की घोषणा कर रही है, साथ ही साथ बीजेपी पर आरोप भी लगा रही है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर से पीसी की है और उन्होंने कई ऐलान किए हैं। तो पहले हम आपको उनकी पीसी सुनवा देते हैं कि उसमें उन्होंने क्या क्या ऐलान किए, इसके बाद हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। तो एक सबसे बड़ा ऐलान आज मैं ये कर रहा हूँ कि हमारी सरकार बनने पे स्टूडेंट्स को भी बस में सफर फ्री दिया जाएगा। अभी महिलाओं को तो फ्री बस का सफर है, तो जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको तो इसका फायदा मिलता है, लेकिन मेल स्टूडेंट्स को नहीं मिलता।
लेकिन दिल्ली के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, अधिकतर स्टूडेंट्स मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। मेट्रो दिल्ली की लाइफलाइन है और मेट्रो बहुत महंगी हो गई है। एक आम स्टूडेंट उसे अफोर्ड करने में बहुत उसे तकलीफ होती है। मेट्रो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का 50-50 वेंचर है। प्रॉफिट होता है तो 50-50 शेयर होता है, लॉस होता है तो 50-50 शेयर होता है। जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो भी 50-50 शेयर होता है। तो मैंने आज प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि हमें स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन देना चाहिए मेट्रो के फेयर में, और इसकी वजह से जो खर्चा आएगा रियायत देने की वजह से, उस खर्चे को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में 50% के रेशो में शेयर किया जाए। ये बिल्कुल जनहित का मामला है, इसमें कोई राजनीति नहीं है और ना राजनीति होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए प्रधानमंत्री जी इसे जरूर स्वीकार करेंगे और चुनाव खत्म होने के बाद हम बस। तो ये थे अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने एक और गारंटी की कह सकते हैं ऐलान किया है और उन्होंने अब छात्रों का मुद्दा उठाया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली देश की राजधानी है और इस राजधानी में पढ़ने के लिए दिल्ली ही नहीं बल्कि दूर के राज्यों से भी यहाँ पढ़ने के लिए छात्र आते हैं। और दिल्ली मेट्रो का, जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने बताया कि मेट्रो से कई लोग सफर करते हैं। खासकर छात्रों की बात की जाए तो उनके लिए अगर 50% का आरक्षण दिया जाता है और जो किराया उसको माफ किया जाता है तो कहीं ना कहीं उन्हें सहूलियत मिलेगी। क्या कहना चाहेंगे यश? अब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सियासत में छात्रों का मुद्दा उठा दिया है। जी मानसी, देखिए आज सुबह अरविंद केजरीवाल एक लेटर लिखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उसमें दो मांगे करते हैं। पहली मांग उनकी यह है कि मेट्रो फेयर जो होता है उसमें स्टूडेंट्स अगर अपनी आईडी दिखाते हैं तो उनको 50% फेयर में डिस्काउंट मिले। जो भी शुल्क लगता है उसका 50% ही देना होगा छात्रों को। यह अरविंद केजरीवाल की मांग है कि उसका जो बाकी 50% है वो उसका खर्चा केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार 50-50 करके रेशियो में वहन करेगी। ये इनका पहला कहना था कि आप इसको माफ कीजिए छात्रों को, ये एक राहत मिलनी चाहिए। दूसरा इन्होंने मांग की थी कि जो दिल्ली के बस फेयर्स हैं वो पूरी तरह से फ्री हो जाना चाहिए। जिस तरह से महिलाओं के लिए दिल्ली की बसें फ्री हैं, डीटीसी बसें जो हैं वो फ्री हैं, उसी तरह से अब जो छात्र हैं उनको भी अगर जब वो आईडी कार्ड दिखाएंगे बस में चढ़ते वक्त तो उन्हें भी जो है फेयर नहीं देना पड़ेगा। यानी निःशुल्क यात्रा छात्रों के लिए भी सुनिश्चित करने की उन्होंने बात कही थी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद 12 बजे अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मानसी, और ये कहते हैं कि अब जो है मैं एक घोषणा करने वाला हूं, मेट्रो फेयर 50-50 जो है इस पर केंद्र सरकार अपना फैसला देगी। हम तो अपनी तरफ से हमने एक तरह से हरी झंडी दे दी है, लेकिन बस फेयर को लेकर चूंकि वो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है तो इसको लेकर मैं ऐलान ये कर रहा हूं कि अब जो है छात्रों को निःशुल्क बस सुविधा मिलेगी दिल्ली में। यानी छात्र जो है वो बस अपनी आईडी कार्ड दिखाएं और उसके बाद दिल्ली में उन्हें जहां कहीं भी जाना है बसों से वो फ्री में जा सकते हैं। एक तरफ जहां इसका स्वागत किया जा रहा है मानसी और कहा जा रहा है कि छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि छात्र जाहिर तौर पे अभी काम तो कर नहीं रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके और भी जो छोटे मोटे खर्चे होते होंगे वो घर से लेते होंगे। तो ये जो उनका अगर खर्चा बचेगा तो कहीं ना कहीं उनकी और भी जो चीज़ें होती है उसमें या तो पैसा बचेगा, वो सेव करेंगे उस पैसे को, या फिर किसी और यूजफुल चीज़ में, उपयोगी जगह पे वो पैसा खर्च होगा। लेकिन सवाल ये भी उठता मानसी कि 10 साल से आपकी सरकार थी, आपने महिलाओं को तो फ्री बस सेवा दे दी थी, महिलाओं को तो बस में एक तरह फ्री ट्रैवल दिया था, लेकिन क्या छात्र तब एग्जिस्ट नहीं करते थे? क्या छात्रों के तब खर्चे नहीं थे? तब भी खर्चे थे। मेट्रो फेयर इस दौरान बढ़ा भी, बस फेयर इस दौरान बढ़ा भी, दोनों ही ट्रैवलिंग शुल्कों में बढ़ोतरी हुई, लेकिन तब आपको छात्रों की सुध बिल्कुल नहीं आई। और जैसे ही चुनाव सर पर हैं आपको छात्रों की याद आ रही है। और छात्र क्यों? क्योंकि ये सब फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, तो फर्स्ट टाइम वोटर्स को लुभाने के लिए कोई ना कोई पैंतरा तो चलना पड़ेगा। तो उस पैंतरे को इस तरीके से केजरीवाल ने लिया है कि आप जाइए कहीं भी घूमिए तो आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ये इनका है। तो अब देखना पड़ेगा कि छात्र उन केजरीवाल का ये जो दांव है इसको किस तरीके से लेते हैं, इसको एक तरह से ग्रीन सिग्नल देते हैं या लाल झंडी दिखा देते हैं। मानसी जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो ऐलान किया है छात्रों को लेकर, अब छात्रों को ये देखना होगा कि उनके इस ऐलान से उन पर कितना फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर बात की जाए, जैसे कि यश ने बताया कि 10 साल से राज्य में उनकी सरकार थी, तो इस मुद्दे को उन्होंने तब क्यों नहीं उठाया, अभी क्यों उठाया? चुनाव के एंड वक्त पर ही आपने ये ऐलान क्यों किया? क्योंकि उस समय क्या छात्र नहीं थे? ये भी सवाल खड़ा होता है। और सवाल इस वक्त जो है बीजेपी के प्रवक्ता है शहजाद पूनावाला, उनके बयान को लेकर भी लगातार उठ रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि शहजाद पूनावाला ने अभी
अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं ऋतुराज झा को लेकर, उनके उपनाम को लेकर एक अपमानित जनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर सियासत गरमा गई है। उस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है और बीजेपी से ये मांग कर रही है कि माफी मांगे बीजेपी के लोग और शहजाद पूनावाला माफी मांगे। और अब इस मामले में जो है अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके इस मामले पर अपना रुख साफ किया है। अखिलेश ने लिखा है कि भाजपा के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर आम आदमी पार्टी दिल्ली के एक निर्वाचित विधायक के उपनाम को बिगाड़कर उस उपनाम के लिए अत्यंत अपमानितजनक अपशब्द का इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं बल्कि घोर निंदनीय भी है। ये कथन भाजपा की उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वांचलों के प्रति उस संकीर्ण सोच को दर्शाता है जो हमेशा नकारात्मक रही है। ये किसी माफी से खत्म होने वाला मामला नहीं है। इस शब्द बाढ़ से अपमानित हुए पूर्वांचली इसे कभी नहीं भूलेंगे। ये यूपी बिहार कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। यानी कि इस मामले में आप कह सकते हैं कि यूपी की सियासत भी गरमा गई है और अखिलेश यादव ने भी इस मामले को लेकर अब बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि भाजपा के लोग लगातार पूर्वांचलियों का जो है अपमान कर रहे हैं। लगातार आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है और दिल्ली की जब से चुनाव शुरू हुए भी नहीं थे, इस मामले को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी मुद्दा उठा रही है। और अब अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर ट्वीट कर भाजपा सरकार से जो है इस पर सफाई देने की मांग की और क्या कुछ कहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? मानसी, बीजेपी के लोग सिर्फ पूर्वांचलियों का अपमान नहीं कर रहे हैं, किसका अपमान नहीं कर रहे हैं, महिलाओं का भी अपमान कर रहे हैं। और इसमें दो राय नहीं है कि क्यों आम आदमी पार्टी के लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो बीजेपी नहीं बोलते, वो गाली गलौज पार्टी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि बीजेपी के लोग जब मुंह खोल रहे हैं तो फिर वो उनके मुंह से गाली निकल रही है, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो, चाहे पूर्वांचलियों को लेकर हो। आपके ही देश के लोग हैं, यूपी से आए हुए लोग हैं, दिल्ली में रहकर रोजी रोटी कमा रहे हैं और इनको आप ये कह रहे हैं कि ये बांग्लादेशी लोग हैं, घुसपैठी हैं, इस तरीके से आप कह रहे हैं, इनका वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं आप। तो एक तरह से आप इनको अपमान कर रहे हैं आप इनका। और यहां तक तो जो था एक हद ही कर दी इन्होंने, लेकिन हद पार इन्होंने तब की जब एक राष्ट्रीय टीवी चैनल पर बैठकर शहजाद पूनावाला ने, इनका नाम बताना चाहिए लोगों को, ऐसे ऐसे यशस्वी लोग हैं ये, इनके मुंह से जो बातें फूटती हैं ये लोगों को पता चलना चाहिए कि ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं और किस तरीके से पार्टी का पक्ष रखते हैं। क्योंकि जो प्रवक्ता होता है वो जब बोलता है तो एक तरह से पार्टी का पक्ष रख रहा होता है। तो क्या ये बीजेपी की भाषा है? शहजाद पूनावाला ने तो बोल दिया, लेकिन वो एक माध्यम है बीजेपी की बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो अगर शहजाद पूनावाला ये बोल रहे हैं बतौर बीजेपी प्रवक्ता, तो क्या ये माना जाए कि ये बीजेपी की भाषा है और बीजेपी वाले इसको ग्रीन सिग्नल देते हैं कि हाँ आप ये बोल सकते हैं नेशनल टीवी चैनल पर जाकर? तो इन्होंने, जो ऋतुराज झा हैं, सिटिंग एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, पूर्वांचली हैं, और उनको लेकर इन्होंने एक बहुत ही अपमानजनक, एक भद्दी भाषा का, भद्दे शब्द का इस्तेमाल किया था मानसी, जिसको हम ना सुनवा सकते हैं, ना आप और मैं यहाँ पे बता सकते हैं। तो इसको लेकर इन्होंने बयान दिया था और कहा यह जा रहा है कि इनको लेकर जो है यही कहते हैं कि जो आप लोग हैं बीजेपी के लोग, इनको जितना ये अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जितना ये उल जुलूल काम करते हैं, उनको उतनी प्रमोशन यहाँ पे मिलती है, उपहार मिलता है, गिफ्ट मिलता है, उनको चुनाव लड़ने के लिए भेजा जाता है। परवेश वर्मा की बात कीजिए आप, 1100 रुपए बांटते हुए मिले, साड़ी बांटते हुए मिले, जैकेट बांटते हुए मिले और पैम्पलेट बांटते हुए मिले और कह रहे थे कि बीजेपी को वोट दे दो। इनको क्या मिला? सीधे हॉट सीट से इनको चुनाव लड़ने के लिए उतार दिया गया। पहली चीज तो ये। रमेश बिदुड़ी, कल आप उनके चुनाव क्षेत्र में जाके आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आइए मानसी, उनको देखिए, दिन में प्रियंका गांधी के गालों पर बयान देते हैं, महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं एक तरह से। उसके बाद आतिशी को लेकर, जिनके अगेंस्ट वो उतरे हुए हैं, सीएम आतिशी को लेकर वो बयान देते हैं, और उसके बाद शाम को भले ही तौबा कर लेते हैं, माफी मांग लेते हैं, लेकिन ये तौबा ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। हाल ही में एक और बयान आता है उनका कि आतिशी जो है हिरणी की तरह घूम रही है दिल्ली में चुनाव प्रचार में। अरे भाई, आदमी घूम घूम के प्रचार नहीं करेगा क्या जब दिल्ली चुनाव है? तो आपकी तो दाल नहीं गलने वाली, तो आप घूमो ना घूमो आपके लिए तो एक बराबर है। लेकिन जो प्रचार कर रहा है घूमकर, उसको आप ऐसा कहेंगे? आप भी घूम घूम के प्रचार करिए। किसने रोका है आपको? आपके पास भी तो गाड़ियां, आपने भी हरी झंडी दिखाई थी। फिर आपको भी किसी मवेशी के नाम से बुलाया जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? यानी कि बिदुड़ी का दोबारा ये जो बयान सामने आया तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि हाईकमान को इनसे कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि लगातार जो बयान दिया उस पर हाईकमान ने कोई एक्शन नहीं लिया है। तो इसी वजह से फिर से दोबारा तीसरा बयान इस तरीके का दिया गया कि आतिशी जो है हिरनी की तरह चलती है, सीएम है वो। यानी इनको एक तरह से हरी झंडी मिली हुई है मानसी कि आप इस तरीके के बयान दे सकते हैं और इस तरीके का उन्माद पैदा कर सकते हैं दिल्ली में। अगर आप एक महिला के बारे में, सिटिंग सीएम जो है उसके बारे में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एक कांग्रेस सांसद के बारे में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आप मुद्दा विहीन हो चुके हैं दिल्ली चुनाव में, और आपके आला कमान तक क्या ये बात नहीं पहुंच रही होगी? पूरा मीडिया जो है देश भर का वो इस पर बात कर रहा है, इस पर उनकी किरकिरी हो रही है, इस पर उनकी भद्द पिट रही है, भाजपा की आलोचना हो रही है कि किस तरीके की भाषा का ये लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आला कमान की ओर से कोई डांट डपट नहीं लगाई जा रही है।
उम्मीद ये जताई जा रही थी कि भाई इनका टिकट कैंसिल हो सकता है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया। लेकिन कोई नहीं, इनके लिए प्रचार के लिए मोदी जी भी हो सकता है पहुंच जाए आने वाले दिनों में कि इनको वोट दे दें, उनको वोट दे दें। चाहे प्रवेश वर्मा की बात हो, चाहे रमेश बिधूड़ी की बात हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हो सकता है आने वाले दिनों में पीएम मोदी उनके लिए प्रचार करें या अमित शाह पहुंच के उनके लिए प्रचार करना शुरू कर दें। तो यानी एक तरह से इनको शह देकर रखी हुई अमित शाह ने और मोदी ने। ये विपक्ष जो आरोप लगाता है, बिल्कुल इसको झुटलाया कैसे जा सकता है। तो इसी को लेकर ये कह रहे हैं कि ये लोग जो बयान देते हैं, इसको लेकर इन्हें प्रमोशन मिलता है, बल्कि डिमोशन नहीं मिलता। मानसी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अब ये मामला भी जो है लगातार गर्माता जा रहा है दिल्ली की सियासत पर। एक कमेंट लेना चाहूंगी आपसे यश, कि अभी देखा ये जा रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ड्रिल हो चुकी थी अभी चुनावों में, और अब वो है आज अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इस पर थोड़ा सा कमेंट लेना चाहूंगी आपका। बिल्कुल बिल्कुल, आज 2 बजे बीजेपी जो है अपना संकल्प पत्र लेकर आने वाली है, और इसको लेकर जो अभी हमने बताया कि केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इन्होंने उस संकल्प पत्र को लेकर भविष्यवाणी कर दी है। मानसी, अब देखते हैं 2 बजे जब ये मैनिफेस्टो आएगा इनका, ये अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी कितनी सच साबित होती है। अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि मैं सिर्फ एक लाइन में बता रहा हूं इनका मैनिफेस्टो क्या होने वाला है। जो काम केजरीवाल कर रहे हैं वही काम बीजेपी करके दिखाएगी दिल्ली में, ये अरविंद केजरीवाल का कहना है। उन्होंने कहा मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कहूंगा, यही एक लाइन है, और इसी को आप समझ लीजिए, यही मैनिफेस्टो में नकल करना जो होता है, कॉपी पेस्ट वाला काम, ये बीजेपी करने वाली है 2 बजे के मैनिफेस्टो में। इसी के साथ संजय सिंह जो हैं, उन्होंने भी एक वीडियो जारी करते हुए ये कहा कि ये जो है एक तरह से झूठ का पुलिंदा साबित होने वाला है। यानी हम जो लेकर आए संकल्प पत्र, उसमें से कई पर क्रियान्वयन शुरू हो चुका है, और पहले जो हम संकल्प पत्र लेके आए थे उस पे उसको हम चरितार्थ कर चुके हैं, उसको हम जमीन पर ला चुके हैं। लेकिन बीजेपी ने पहले भी जो वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं किए, इतनी अव्यवस्थाएं हमने गिनाई हैं। तो इस बार भी जो आएगा वो झूठ का पुलिंदा होगा, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो संकल्प पत्र है उसकी नकल होगा। मानसी, ये कहा है। अब 2 बजे जो आता है बीजेपी का संकल्प पत्र, देखते हैं इनकी जो भविष्यवाणी है कितनी सच साबित होती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद यश, आपने कार्यक्रम में तमाम जानकारी दी। तो देखा कि दर्शकों आपने किस तरीके